नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया, अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है, तो उसी में आगे हम आज लंग कैपेसिटीज़ ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, तो उसे अब हम शुरू करेंगे। तो ये लंग कैपेसिटीज़ क्या होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। एक्चुअली लंग में कितना अमाउंट ऑफ या कितना वॉल्यूम एयर बैठती है उस पर यह लंग कैपेसिटीज़ डिपेंड करती है, तो उसे अब हम समझेंगे। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज़ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स। तो ये जो लंग कैपेसिटी होती है दैट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स, मतलब 2 या 3 तरह के लंग वॉल्यूम्स साथ में मिलके जो कैपेसिटी बनाते हैं लंग की, उसे हम स्टैटिक लंग कैपेसिटी कहते हैं, या उस कॉम्बिनेशन को हम स्टैटिक लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो ये जो स्टैटिक लंग कैपेसिटीज़ होती है उनके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो इंस्पिरेशन करते हैं हम, उसकी जो कैपेसिटी है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। थर्ड इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फोर्थ इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसे फिर से हम देखेंगे। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज़ आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं। पहली होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरी होती है वाइटल कैपेसिटी, थर्ड इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड फोर्थ वन इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। तो उसे अब हम आगे एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, उसे अब हम देखेंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद जितनी भी एयर के वॉल्यूम को हम इंस्पायर करते हैं उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है वो किससे बनी हुई होती है, कौन से वॉल्यूम से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये बनी हुई होती है टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। ये 2 कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। वहाँ पे टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या, नॉर्मल या क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन फॉलोड बाय रेस्पिरेशन, उसमें जितना वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रांसफ़र होती है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 500, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, प्लस 300 is equal to 500 plus 3300, that is inspiratory reserve volume is equal to 3800 मिलीलीटर। इसका मतलब जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो है 3800 ml। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वाइटल कैपेसिटी, इसे शॉर्ट में VC कहा जाता है। वाइटल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। तो इसे समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को इंस्पायर किया गया है, इंस्पायर होने के बाद वो एक्सपिरेशन करेगा। तो जो व्यक्ति एक्सपिरेशन करने वाला है या एयर को बाहर एक्सपेल्ड आउट करने वाला है, तो वह व्यक्ति कितना मैक्सिमम एयर को एक्सपेल्ड आउट कर पाता है, वही उसका वाइटल कैपेसिटी होती है। तो उसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। वाइटल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, कौन सी एयर का, दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट, जो कि बाहर एक्सपेल्ड आउट किया जाने वाला है या जो कि बाहर एक्सपायर्ड किए जाने वाला है, आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। मतलब डीप इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली जो एयर बाहर एक्सपेल आउट की जाने वाली है उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ये वाइटल कैपेसिटी जो होती है, जो लोग ओमकार का जप करते हैं उनमें बढ़ी हुई हमें नज़र आती है। ओमकार के साथ साथ जो लोग प्राणायाम की रेगुलर धारणा करते हैं उनमें भी हमें वाइटल कैपेसिटी बढ़ी हुई नज़र आती है। तो ये वाइटल कैपेसिटी जो होती है वह कौन से वॉल्यूम से बनी हुई होते हैं उसके बारे में अब हम
देखेंगे। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो 3 तरह के वॉल्यूम से बनी हुई होती है। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा होता है टाइडल वॉल्यूम एंड थर्ड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसको अगर कैलकुलेशन करेंगे हम 3300 प्लस 500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 4800 ml। अभी ये वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज पर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड फॉर पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी ये वाइटल कैपेसिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। वाइटल कैपेसिटी इज़ अ सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकली एंड इट्स डिटर्मिनेशन इज़ यूजफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो वाइटल कैपेसिटी है वो फिजियोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण होती है एंड उसका जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब टाइडल एक्सपिरेशन के बाद या जो नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है उसके बाद भी लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर बाकी रहती है उसे ही हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे हम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद भी लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है उसे ही हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो 2 तरह के वॉल्यूम से बनी हुई होती है। एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो उसको हम देखेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रहता है 1000 एंड रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है 1200। तो ये टोटल बनता है 2200 ml। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी हो जाती है 2200 ml। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है कि हम जितना भी मैक्सिमम एयर को अंदर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्पिरेशन, तो कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम होल्ड कर सकते हैं लंग्स में उसे ही हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। टोटल लंग कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। मतलब डीप इंस्पिरेशन के बाद लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है उसे ही हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द वॉल्यूम्स। मतलब सारे जो वॉल्यूम्स है उसको इंक्लूड करके ये टोटल लंग कैपेसिटी बनती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है, वो सारे वॉल्यूम्स को एकत्रित करके रखती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एंड में हम अगर देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो जाती है 6000 ml। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग सबको, ये ऐसे मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आगे हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो लंग की वॉल्यूम्स होते हैं और लंग की कैपेसिटी किस तरह से या कौन से इंस्ट्रूमेंट से काउंट की जाती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो स्पायरोमेट्री इज़ द मेथड टू मेजर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। मतलब लंग वॉल्यूम को और लंग की कैपेसिटी को काउंट करने के लिए स्पायरोमेट्री मेथड यूज़ की जाती है। तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पस इज़ कॉल्ड स्पायरोमीटर। ये जो स्पायरोमेट्री प्रोसेस है उसके लिए या स्पायरोमेट्री काउंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद ली जाती है या जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पायरोमीटर कहते हैं। सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द पर्पस इज़ कॉल्ड स्पायरोमीटर। मॉडिफाइड स्पायरोमीटर इज़ नोन एज रेस्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन होने के बाद जो स्पायरोमीटर बनता है उसे रेस्पायरोमीटर कहा जाता है। नाउअडेज प्लेथिस्मोग्राफ इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अब ये स्पायरोमीटर और रेस्पायरोमीटर में कुछ कमियां रह गई, तो
उनसे भी एडवांस अब प्लेथिस्मोग्राम का यूज़ किया जाता है टू मेजर लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज़। तो ये सारे जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसे हमें याद रखना है। तो दोस्तों इसे एक बार फिर से हम देखेंगे। जो लंग का वॉल्यूम होता है और कैपेसिटीज़ होती है उन्हें काउंट करने के लिए हम स्पायरोमेट्री मेथड का यूज़ करते हैं, या स्पायरोमेट्री प्रोसेस से हम ये सब चीज़ें जानते हैं। स्पायरोमेट्री प्रोसेस के लिए हम एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं क्योंकि स्पायरोमीटर में कुछ कमियां होती है, उसे दूर करके जो अगला नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं उसे हम रेस्पायरोमीटर कहते हैं। और रेस्पायरोमीटर से भी एडवांस प्लेथिस्मोग्राम का यूज़ भी लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज़ काउंट करने के लिए किया जाता है। तो उसे अब हम डिटेल में समझेंगे। स्पायरोमीटर फर्स्ट। स्पायरोमीटर इज मेड अप ऑफ मेटल एंड इट कंटेन्स टू चेम्बर्स, नेमली आउटर चेम्बर एंड इनर चेम्बर। ये जो स्पायरोमीटर होता है वो मेटल का बना हुआ होता है और उसमें दो चेम्बर्स होते हैं, एक होता है आउटर चेम्बर और दूसरा होता है इनर चेम्बर। दो चेम्बर होते हैं, आउटर चेम्बर और इनर चेम्बर। आउटर चेम्बर इज़ कॉल्ड द वाटर चेम्बर। जो आउटर चेम्बर जो होता है उसे हम वाटर चेम्बर कहते हैं बिकॉज इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, क्योंकि वो पानी से भरा हुआ होता है। अ फ्लोटिंग ड्रम इज़ इमर्स्ड इन द वाटर इन एन इन्वर्टेड पोजिशन। अब ये आउटर चेम्बर है, उसमें एक फ्लोटिंग ड्रम प्लेस किया जाता है इन इन्वर्टेड पोजीशन, मतलब उल्टा एक फ्लोटिंग ड्रम आउटर चेम्बर में प्लेस किया जाता है। ड्रम इज़ काउंटर बैलेंस बाय वेट। ये जो ड्रम होता है उसे काउंटर बैलेंस किया जाता है, ऊपर उसे पुली लगा के वेट लगाया जाता है। वेट इज़ अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड ड्रम बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग और चेन। विद द हेल्प ऑफ चेन की मदद से ये वेट उसे अटैच कर दिया जाता है। अ पेन विथ इंक इज़ अटैच टू काउंटर वेट, और एक पेन अटैच किया जाता है काउंटर वेट को। पेन इज़ मेड टू राइट ऑन अ कैलिब्रेटेड पेपर विच इज़ फिक्स टू अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। और ये जो पेन होता है वह एक कैलिब्रेटेड पेपर पे लगाया हुआ होता है, मतलब जिस पे हम जो रिकॉर्डिंग आने वाले हैं उसको रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिटेल में समझा कि स्पायरोमीटर किस तरह से होता है। कि स्पायरोमीटर मेटल से बना हुआ होता है, उसके दो चेम्बर्स होते हैं, एक आउटर चेम्बर होता है, एक इनर चेम्बर होता है। आउटर चेम्बर को वाटर चेम्बर भी कहा जाता है क्योंकि उसमें वाटर रहता है। आउटर चेम्बर में ही एक ड्रम, फ्लोटिंग ड्रम रखा जाता है और वो उल्टा रखा जाता है या इन्वर्टेड पोजीशन में रखा जाता है। उसके बाद ये जो ड्रम प्लेस किया है उल्टा, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर वेट लगाया जाता है। उसका जो दूसरा एंड होता है वहाँ पे पेन को अटैच कर दिया जाता है और पेन की मदद से ही वो पेन लिखता है, किस पे, कैलिब्रेटेड पेपर पे लिखता है, और उसकी मदद से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी हमें इनपुट्स मिलने वाले हैं उसे वो रिकॉर्ड करता है। दोस्तों इस डायग्राम में हम स्पायरोमीटर को देख सकते हैं। यहाँ पे ये बाहर का जो चेम्बर है उसे हम आउटर चेम्बर कहते हैं और अंदर जो दिखाई दे रहा है उसे हम इनर चेम्बर कहते हैं। ये आउटर चेम्बर और ये अंदर है ये इनर चेम्बर। और यहाँ पे ये हम देख रहे हैं ये क्या है, इन्वर्टेड ड्रम। यहाँ पे इन्वर्टेड ड्रम में ऊपर विथ पुली लगाया हुआ है, उसे काउंटर बैलेंस किया जाता है विथ राइटिंग पेन, और यहाँ पे वेट भी लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये पेन की मदद से यहाँ पे जो पेपर है उस पर वो ग्राफ निकलता है, जो रीडिंग्स आने वाले हैं वो इस पेपर पे लिखे जाते हैं। तो ये स्पायरोमीटर की डायग्राम है, इसे अच्छी तरह से याद रखो। तो आगे हम देखेंगे इनर चेम्बर इज़ इन्वर्टेड एंड हैज़ अ स्मॉल होल एट द टॉप। ये जो इनर चेम्बर हमने अभी देखा वो भी इन्वर्टेड होता है और उसके टॉप में एक होल होता है। ठीक है, अ लॉन्ग मेटल ट्यूब पासेस थ्रू द इनर चेम्बर फ्रॉम द बॉटम टूवर्ड्स द टॉप। तो ये जो इनर चेम्बर है उसमें जो होल है वहाँ से एक मेटल ट्यूब पास की जाती है, फ्रॉम बॉटम मतलब नीचे से ऊपर तक एक मेटल की ट्यूब पास की जाती है। अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब रीचेज द टॉप पोर्शन ऑफ द इनर चेम्बर। और जो अपर एंड में ये जो ट्यूब हमने अंदर से इंसर्ट की है वो कहाँ पे रीच करती है, तो टॉप एंड तक वो रीच करती है इनर चेम्बर के। देन द ट्यूब पासेज थ्रू अ होल एट द टॉप ऑफ द इनर चेम्बर एंड पेनिट्रेट्स इनटू आउटर वाटर चेम्बर अबव द लेवल ऑफ वाटर। तो ये ट्यूब इनर चेम्बर से बाहर निकल आती है, मतलब, और वो बाहर निकल के आने के बाद वो वाटर लेवल के ऊपर रहती है। ठीक है,
A rubber tube is connected to the outer end of the metal tube. At the other end of this rubber tube, a mouthpiece is attached. तो जो दूसरा एंड होता है वहाँ पे एक रबर ट्यूब कनेक्ट की जाती है टू द आउटर एंड ऑफ द मेटल ट्यूब. उस मेटल ट्यूब के आउटर एंड को एक रबर ट्यूब अटैच की जाती है और फिर ये रबर ट्यूब को आगे माउथपीस अटैच किया जाता है. सब्जेक्ट रेस्पायर्स थ्रू दिस माउथपीस बाय क्लोजिंग द नोज विथ अ नोज क्लिप. तो जो सब्जेक्ट है या जो व्यक्ति है जिसकी हमें स्पायरोमेट्री करनी है उसका नोज क्लोज किया जाता है. उसके माउथ में ये माउथपीस दिया जाता है स्पायरोमीटर का और फिर ये उसके रीडिंग लेने में हम शुरुआत करते हैं. तो व्हेन द सब्जेक्ट ब्रीथ्स विथ स्पायरोमीटर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ड्रम मूव्स अप एंड द काउंटर वेट कम्स डाउन. जिस भी व्यक्ति की हमें स्पायरोमेट्री करनी है तब उस व्यक्ति के मुंह में हमने माउथपीस दिया और उसे हम एक्सपायर करने को जब बोलते हैं उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त जो व्यक्ति एक्सपायर करेगा तब वो जो ड्रम है इन्वर्टेड ड्रम वो ऊपर चला जाता है और ऊपर उसको जो काउंटर किया गया है वेट और चेन से, तो वो वेट का डाउनवर्ड आता है, ठीक है, नीचे आ जाता है. रिवर्स ऑफ दिस ऑकर व्हेन द सब्जेक्ट ब्रीथ्स द एयर फ्रॉम द स्पायरोमीटर दैट इज़ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इसका उल्टा होता है, जब व्यक्ति इंस्पिरेशन करेगा उस वक्त क्या होगा, ड्रम नीचे आ जाएगा और जो काउंटर वेट है वो ऊपर चले जाएंगे. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द काउंटर वेट आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. अब ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है जब इंस्पिरेशन हो रहा है उस वक्त और जब एक्सपिरेशन हो रहा है उस वक्त. जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है उसको एक पेपर पे या उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उसको प्लॉट किया जाता है पेपर पे. इट इज़ रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ के फॉर्म में उसे रिकॉर्ड किया जाता है. अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व इन द ग्राफ शोज इंस्पिरेशन एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन डिनोट्स एक्सपिरेशन. अब हम ये जो ग्राफ प्लॉट हो गया है कागज़ पे या पेपर पे, उसमें जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व होती है, मतलब कर्व की जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है वो क्या शो करता है, इंस्पिरेशन शो करता है. और जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है जो या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व जो होता है वो क्या डिनोट करता है, वो एक्सपिरेशन डिनोट करता है. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है. तो अगर कोई स्पायरोमेट्री का ग्राफ देख रहा है तो उसमें हमें अपर डिफ्लेक्शन दिखेगा कर्व का, वो तो हम समझेंगे कि ये इंस्पिरेशन है. और अगर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हमें ये बता रहा है तो वो रहता है एक्सपिरेशन. तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे. अपर डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व इन द ग्राफ शोज इंस्पिरेशन एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन डिनोट्स एक्सपिरेशन. स्पायरोमीटर इज़ यूज्ड ओनली फॉर सिंगल ब्रेथ. तो क्यों सिंगल ब्रेथ में यूज़ करते हैं उसे अब हम देखेंगे. Repeated cycle of respiration cannot be recorded by using this instrument because carbon dioxide accumulates in the spirometer and oxygen or fresh air cannot be provided to the subject. अगर हम रिपीटेड स्पायरोमेट्री करेंगे, मतलब हम तो स्पायरोमीटर के बारे में हमने देखा कि इट इज़ यूज ओनली फॉर सिंगल ब्रेथ, मतलब सांस को अंदर लिया और बाहर छोड़ा, स्पायरोमेट्री कंप्लीट. उसे रिपीट नहीं किया जाता है. क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि बाय यूजिंग रिपीटेड साइकिल्स तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा. स्पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा और साथ में ऑक्सीजन और फ्रेश एयर की कमी होगी. उस वजह से उस व्यक्ति में कुछ विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं. इस वजह से हम ये जो स्पायरोमेट्री है उसे रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर. तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे. रिपीटेड साइकिल्स ऑफ रेस्पिरेशन कैनॉट बी रिकॉर्डेड बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन द स्पायरोमीटर एंड ऑक्सीजन और फ्रेश एयर कैनॉट बी प्रोवाइडेड टू द सब्जेक्ट. ठीक है, तो रिपीटेड साइकिल्स हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि रिपीटेड साइकिल यूज़ करने के बाद इंस्ट्रूमेंट में स्पायरोमीटर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और उस व्यक्ति को जो ये स्पायरोमेट्री प्रोसेस कर रहा है उसे ऑक्सीजन या फ्रेश एयर नहीं मिलती है. दैट्स वाई वी कैनॉट रिपीट दिस प्रोसीजर. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा. तो मैं आशा करता हूँ ये जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं बहुत ही ड्राई टॉपिक है. मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे. तो यहाँ पे हम रुकेंगे. थैंक यू.